हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो स्टोरी जिसमें दो लड़कियों के साथ कुछ लड़के बार बार ज़बरदस्ती करते हैं और इस सब से तंग आकर वो लोग अपना बदला लेने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद वो अपना बदला कैसे लेती हैं, जिसके लिए हम ये मूवी जानेंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल नया है तो जिस वजह से हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिनमें एक का नाम नैन्सी है और दूसरी का नाम कैटी है, जो कि एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स हैं, जो अब स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म पर जाने वाली थी। और इस बात से वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि न्यूयॉर्क जाकर वो आराम से शॉपिंग भी कर पाएंगी और न्यूयॉर्क को अच्छी तरह से घूम भी पाएंगी। वहीं अगली सुबह वो दोनों न्यूयॉर्क जाने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, जिसके बाद उनके घर पे अंकल जेसन आते हैं, जो कि उन्हें पिक करने के लिए आते हैं और जो कि एक FBI एजेंट हैं। वो दोनों लड़कियां अंकल जेसन के घर में शिफ्ट हो जाती हैं और वो वहीं पर अंकल जेसन की गर्लफ्रेंड से मिलती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यंग होती है। अब नए शहर में आने के बाद कैटी और नैन्सी अपना नाम भी चेंज करना चाहती हैं, जहां कैटी अपना नाम हैदर और नैन्सी अपना नाम रैपले रखती है। अगले दिन जेसन उन दोनों को बस स्टॉप पे छोड़ने के लिए जाता है और वो वहीं पर उस बस का इंतजार करता है जो उन दोनों को उसके फार्म तक लेके जाएगी। कैटी और नैन्सी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं, जिस वजह से वो जेसन से कहती हैं कि अब तुम चले जाओ, हम दोनों अकेले ही घूम लेंगे। और वहां पहुंचकर वो जेसन को मैसेज भी कर देंगी, लेकिन जेसन उनको कोड वर्ड यूज करने के लिए कहता है, जिससे वो समझ सके कि वो दोनों सेफ हैं। कैली कहती है कि वो एप्पल वर्ड यूज करेगी, लेकिन जेसन कहता है कि तुम्हें हर बार अपना अल्फाबेट बदलने की जरूरत है और वो तुम बदलती रहना, क्योंकि कोई भी ये समझ ना पाए। इसलिए तभी हम दो लड़कों को देखते हैं जो गाड़ी में बैठकर कैटी और नैन्सी की तरफ घूरे जा रहे थे। जेसन के जाने के बाद कैटी और नैन्सी कॉफी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती हैं, जहाँ पर वो दोनों लड़के आ जाते हैं जो उन दोनों को घूर रहे थे, जिनका नाम जेड और ल्यूकस था। जहाँ वो टेबल पर बैठकर बातें करते हैं और कैटी और नैन्सी अपना नाम रैपले और हैदर बताती हैं। जिसके बाद कैटी उन लोगों को बताती है कि वो फार्म पर स्टडी करने के लिए जा रही है, लेकिन तभी वो लड़के बोलते हैं कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, अगर तुम आना चाहती हो तो हम लोगों के साथ आ सकती हो। ये बात सुनकर कैटी उन लोगों को मना कर देती है और कहती है कि हम लोग खुद चले आएंगे। लेकिन जब वो लड़के जाने लगते हैं तो नैन्सी कैटी को मना लेती है कि उन लोगों के साथ ही चलें। जिसके बाद कैटी और नैन्सी उनकी कार में बैठ जाती हैं, लेकिन वो लड़के फार्म ना जाकर वो अपने घर चले जाते हैं। कैटी उन लोगों से कहती है कि हमें फार्म पर छोड़ आओ, लेकिन तभी उस घर से जेड और ल्यूकस की मॉम बाहर आती हैं, जो कैटी और नैन्सी का स्वागत करती हैं और उन्हें चाय के लिए पूछती हैं। जिसके बाद वो कैटी और नैन्सी को चाय ऑफर करती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम अब चाय एंजॉय करो। थोड़ी देर के बाद जेड और ल्यूकस आप लोगों को फार्म पर छोड़ आएंगे। वो लोग चाय पी ही रही होती हैं कि तभी उनके पास जेसन का मैसेज आता है, जिस पर कैटी एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है। वहीं जेसन को लगने लगता है कि वो दोनों सेफली फार्म पर पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर जेड और ल्यूकस की मॉम आती हैं और जो उन दोनों को खाना देती हैं। खाना खाने के बाद उन दोनों को एकदम से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, जिससे उनका सिर भी भारी होने लगता है और उन्हें अब ये भी लगने लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पे आके। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो भागते भागते गार्डन तक आ जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ दवाई असर करना स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों बेहोश हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद हम जेड और ल्यूकस को उनके पास आते हुए देखते हैं, जो उन दोनों को उठा के वापस से अपने घर में ले जाते हैं। जिसके बाद जब केटी और नैन्सी को होश आता है, तब वो एक कंटेनर से बाहर निकलती हैं और देखती हैं कि वो किसी फॉरेस्ट के बीच में है और उन दोनों के हाथ को किसी चेन से बांधा गया है, जो कि बस इतनी बड़ी थी कि वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के पास तक पहुंचा है। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती हैं और चिल्लाने लगती हैं। जिसके बाद जेड आता है और उनसे कहता है कि तुम जंगल की ऐसी जगह पे हो जहाँ तक दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है और इस वजह से तुम लोगों का चिल्लाना बेकार है। कुछ देर बाद वहां पर एक बोरिस नाम का इंसान आता है, जो उनसे पूछता है तुम लोगों के फोन पर किसी जेसन नाम के इंसान ने मैसेज किया है और तुमने उसका रिप्लाई देते वक्त एप्पल लिखा है, जिसका मतलब क्या है। जहां नैन्सी बोलती है कि अगर वो एप्पल करके रिप्लाई देंगे तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों सेफ हैं। इतना समझने के बाद बोरिस उस फ़ोन को लेता है और जेसन को रिप्लाई करता है और कहता है कि हम दोनों सेफ हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। जिसके एंड में वो एप्पल भी लिख देता है। जिसके बाद वो लोग कैटी और नैन्सी को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ी देर बाद शेरिफ आ जाता है, जो उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो दोनों कैटी और नैन्सी को छोड़ देते हैं और कैटी और नैन्सी भागकर उस पुलिस वाले के पीछे आ जाती हैं
और उन्हें लगता है कि अब वो लोग बच गए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो पुलिस वाला भी जेड और ल्यूकस से मिला हुआ था। ये देख के वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और उन लोगों से कहने लगती है कि प्लीज हमें जाने दो। वो इन सब के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगी, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जिसके बाद वो पुलिस वाला वाइग्रा की गोली खाता है और अपने लिए कैटी को चूज करता है और वो कैटी के कंटेनर में चला जाता है। इस सब के बाद हम समझ पाते हैं कि उसने कैटी के साथ क्या किया होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जेसन को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसे कैटी और नैन्सी के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही। और कैटी ने अपने मैसेज में एप्पल को वैसे ही लिख दिया था और उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट का चेंज नहीं किया। जिसके बाद हम एक नशेड़ी आदमी को नैन्सी के कंटेनर में जाते हुए देखते हैं। वो सिगरेट पीते हुए नैन्सी के पेट पर वो जलती हुई सिगरेट को रख देता है। नैन्सी जलन की वजह से बहुत तेज चिल्लाने लगती है और इसके बाद वो जबरदस्ती करता है और हैवानियत की सारी हदें पार कर जाते हैं। जेड और ल्यूकस उन लोगों से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। वहीं घर पर जेसन काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और वो न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म पर कॉल करता है और पूछता है कि नैन्सी और कैटी वहां पर आए हुए हैं। जेसन को वहां से पता चलता है कि वो दोनों अभी तक वहां पर नहीं आई हैं। जेसन को समझते देर नहीं लगती कि वो दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी हैं, जिस वजह से जेसन वहां से उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन वहीं कैटी और नैन्सी के साथ में बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा होता है, क्योंकि वहां पर एक इंसान पिग मास्क पहन कर आता है जो कि अपने लिए नैन्सी को चूज करता है। जिसके बाद वो नैन्सी को उसके कंटेनर में ले जाता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करता है। जिसके बाद जब गेट खुलता है तो नैन्सी को वही पिग मास्क पहने हुए देखते हैं और जो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वहीं जेसन उन दोनों को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर उसे वही शेरिफ मिलता है जिसने नैन्सी और कैटी के साथ में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की है। जहाँ जेसन उनकी किडनैपिंग के बारे में बताता है तो शेरिफ उनसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो किडनैप हुई हैं। जिस पर जेसन बोलता है कि मैंने अपनी भतीजी को सिर्फ एक बार एक ही कोड वर्ड यूज करने के लिए कहा है, लेकिन कैटी ने वही कोड वर्ड दोबारा से यूज किया है। वही हम बोरिस को देखते हैं, जिसको उस कोड वर्ड के बारे में उस पुलिस वाले ने बता दिया है और कैटी ने हम लोगों को कोड वर्ड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी है। जिसके बाद बोरिस सेड को लेके एकांत में आता है और उससे कहता है कि हमें इन लड़कियों को जल्दी ही ठिकाने लगाना होगा और हमें शहर से आने वाली नई लड़कियों को भी पकड़ना है। लेकिन ये सारी बातें कैटी सुन लेती है। जिसके बाद बोरिस कैटी के कंटेनर में जाके उसके साथ जबरदस्ती करता है। वहीं जेसन भी उन दोनों की तलाश करते हुए उस रेस्टोरेंट पहुंच जाता है जहां वो लास्ट बार देखी गई थी, जहां उसे पता चलता है कि कैटी और नैन्सी किन्हीं दो लड़कों के साथ वहां से बाहर निकली थी और उनके साथ गई थी। और वो जिस गाड़ी से गई थी उस गाड़ी के बारे में भी बताता है जो कि उसी बोरिस की थी। वहीं अगले दिन कैटी नैन्सी को बताती है कि ये लोग उन दोनों को बहुत जल्दी मारने वाले हैं। तभी वहां पर जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी के साथ आते हैं जिसने नैन्सी के साथ में जबरदस्ती की थी। वो उससे कहते हैं कि तुम इन दोनों पे नजर रखो क्योंकि हम लोग थोड़ी देर में आते हैं, हमें कुछ काम है। उन दोनों के वहां से जाते ही केटी उस नशेड़ी आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। धीरे धीरे करके केटी उस नशेड़ी आदमी के पास पहुंच जाती है और उसके गले पे ऐसा काटती है कि उसकी गले की नस फट जाती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। लकीली उसके पास उन्हें कीवी मिल जाती है जिससे वो अपने आप को चैन से आज़ाद कर पाती हैं। जिसके बाद वो लोग वहीं पर छुप जाती हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस वाला आता है जिससे छुपते छुपाते हुए वो लोग उसकी गाड़ी में बैठ जाती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। फिर हम उन दोनों को किसी शॉप में देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही अजीबोगरीब सामान खरीदती हैं, जिसमें बहुत सारी कीलें, हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ और ट्रैप्स भी शामिल होते हैं। ये सब सामान लेने के बाद वो काउंटर के पास जाती हैं और उससे बोरिस के घर का एड्रेस पूछती हैं, जिस पर वो उन्हें बोरिस का एड्रेस बता देता है। वहीं दूसरी तरफ जेसन को भी बोरिस के घर का एड्रेस मिल जाता है क्योंकि वो कार इंश्योरेंस की कंपनी के पास जाता है। वहीं हम बोरिस को उसके घर में देखते हैं जो अपने घर में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है और म्यूजिक भी सुन रहा है। लेकिन तभी वहां पर वो दोनों लड़कियां आ जाती हैं और वो टेनिस बॉल पे बहुत सारी कीलें लगा के बोरिस के मुंह पे मारती हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को चैन से बंधा हुआ पाता है। बोरिस उन लोगों से विनती करता है कि वो अगर उन्हें छोड़ देंगी तो वो उसे बहुत ज्यादा पैसे देगा, लेकिन वो लोग उसकी एक न सुनती हैं और वो उसके नाखूनों को उंगलियों से अलग करने लग जाती हैं और उसको बहुत बुरी तरह टॉर्चर करती हैं। लेकिन तब तक उनके अंकल जेसन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वहीं घर के अंदर केटी और नैन्सी उस मास्क वाले आदमी का पता पूछती हैं, लेकिन बोरिस उनसे कहता है कि वो नहीं बताएगा। ये सुन के नैन्सी को गुस्सा हो जाता है और वो बोरिस की उंगलियां काटना शुरू कर देती हैं। इतना दर्द सहने के बाद बोरिस उन लोगों को उस मास्क वाले आदमी का पता बता देता है। जिसके बाद नैन्सी और केटी बोरिस के पिछवाड़े में एक बेसबॉल का बैट डाल देती हैं जिसमें बहुत सारी कीलें लगी होती हैं। बोरिस के चिल्लाने की आवाज सुनकर जेसन एकदम से उसके घर में अंदर जाता है, जहां जेसन उसको मरा हुआ मिलता है। लेकिन तभी बैकयार्ड से गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज आती है, जिसको सुनकर जेसन एकदम बाहर भागता है
लेकिन तब तक वो बहुत लेट हो जाता है और नैन्सी और किटी उस गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद जेसन पुलिस ऑफिस पहुँच जाता है और वो उसी ऑफिसर से नैन्सी और केटी के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता। जिसके बाद जेसन केटी को कॉल लगाता है। केटी का फ़ोन उस ऑफिसर के पास होने की वजह से जेसन समझ जाता है कि वो फ़ोन उसी के पास है, यानी केटी के और नैन्सी की किडनैपिंग के पीछे ये ऑफिसर है। जेसन इससे पहले कोई रिएक्ट करता, लेकिन तब तक उस ऑफिसर ने जेसन की तरफ गन पॉइंट कर दी थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम नैन्सी और केटी को देखते हैं जो कि एक चर्च के बाहर आई है। तब हमें पता चलता है कि वो पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं, चर्च का फादर है। उसके बाद नैन्सी बेसबॉल का बैट लेकर उस चर्च के फादर के सामने आती है, लेकिन वो फादर उसको पहचानने में देर करता है। लेकिन जब उसे पहचान में आता है कि वही लड़की है जिसके साथ उसने ज़बरदस्ती की है, तब तक केटी उसके सिर में वार कर देती है, जिस पर वो वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद नैन्सी और केटी अपनी कार की बैक पर बांधकर उसे काफी दूर तक लेके जाते हैं और वो वहाँ एक दुकान से पेट्रोल और माचिस लेकर उस फादर के पास आती है और तब तक उसको होश भी आ जाता है। जिसके बाद वो लोग उस पर पेट्रोल डाल के उसे जला के मार देती हैं। फिर हम जेसन को देखते हैं जिसको उस शेरिफ ने पकड़ के रखा है और वो उसे बहुत ज्यादा मार रहा है। उसके बाद वो दो लड़कियों को किडनैप करके अपने रूम पर ले आता है। जिससे पहले वो उनके साथ कुछ करता, तब तक केटी अपने बेसबॉल से उसके सिर में वार करती है, जिस पर वो बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो खुद को कुर्सी पे बंधा हुआ पाता है। वो केटी और नैन्सी से अपनी मौत की भीख मांगता है, लेकिन केटी क्या करती है, वो उसकी गन में सिर्फ एक बुलेट डाल के उस पर फायर करती है। वो बारी बारी एक दूसरे से फायर करवाती हैं। काफी सारे राउंड खाली जाने की वजह से उसे लगने लगता है कि वो अब बच जाएगा, लेकिन तभी नैन्सी उसको फाइनल शॉट मारकर उसे मार देती है। जिसके बाद वो दोनों उन दोनों लड़कियों को खोलती हैं और उनसे कहती हैं कि वो जेसन को भी फ्री कर दें। जिसके बाद वो लोग जेसन के पास जाकर उसे भी खोल देती हैं और जेसन से कहती हैं कि वो दो लड़कियों ने उससे ऐसा करने के लिए कहा है। जेसन को ये सब बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि वो दो लड़कियां कौन थी। वहीं हम अगले सीन में जेड और ल्यूकस की मॉम को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रही थी, लेकिन ड्रिंक पीने की वजह से उन्हें एक अजीब सा नशा होता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती हैं। जब उसे होश आता है तो वो केट और नैन्सी को अपने पास पाते हैं जो कि किसी बेसमेंट जैसी जगह पे कैद है और उनके सामने जेड को भी उन्होंने बांध रखा है। जिसके बाद वो लोग जेड को बहुत तेज बेसबॉल बैट मार के जमीन पर गिरा देती हैं और लगातार उसके सिर पर वार करते जाती हैं और ये सब उसकी मॉम की आंखों के सामने हो रहा होता है। फिर उसके बाद वो लोग उसकी मॉम को अपने दूसरे बेटे ल्यूकस के सामने लेके जाती हैं, जहाँ पर नैन्सी उसे बेसबॉल बैट देकर कहती है कि तुम अपने मॉम को मारो वरना वो लोग तुम्हें शूट कर देंगे। लेकिन ल्यूकस ऐसा कुछ नहीं कर पाता, जिस वजह से केटी उसे सिर में गोली मार के उसे मार देती है। जिसके बाद वो फिंगरप्रिंट साफ करके ल्यूकस के हाथ में ही वो गन रख देती है ताकि लोगों को लगे कि ल्यूकस ने ही अपनी आत्महत्या की है और बाकी लोगों को मारा है। इन सब लोगों को मारने के बाद अब उसकी मॉम की बारी आती है, जिस पर वो बहुत बुरी तरह रोने लगती है और अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्हें पैसे ऑफर करती हैं। जिस पर नैन्सी और किटी बहुत तेज हंसती हैं और फिर कटिंग मशीन से वो उसका सिर को अलग कर देती है। कुछ टाइम बाद हम जेसन को केटी और नैन्सी के घर पे जाते हुए देखते हैं। उसके बाद जेसन उन्हें उन लोगों के फार्म पर पहुंचा देता है और कहानी का एंड हो जाता है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।